हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम ऑन एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में, और वहां अपन ने देखा कि किसी टाइम इंटरवल में कोई बॉडी कितना आपका कूल हो जाएगी, उसके लिए जो अपना फॉर्मूला आया था अपने पढ़ लिया, और वहां पे अपन ने एक क्वेश्चन भी कर लिया। आज आप ध्यान दें एक बार के लिए, उसको थोड़ा अपन रिवाइज कर रहे हैं एक बार के लिए, कि वहां अपन ने पढ़ा था कि dt अपॉन dt विल बी इक्वल टू के टी एवरेज माइनस टी नोट, या यहाँ पे बोलो के डेस था यहाँ पे ना, तो dt अपॉन dt इज इक्वल टू के डेस ब्रैकेट में टी एवरेज माइनस टी नोट। अच्छा, यहाँ पे अपन ने बात की थी कि जो टी एवरेज है वो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है ना, और जो टी नोट है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो कि ऑलमोस्ट हर बार क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई बॉडी ठंडी हो गई तो उसका हीट कहाँ जाएगा, सराउंडिंग के पास में, बट उस उतने से हीट से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि सराउंडिंग जो आपकी है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट हो रखी है, ठीक है ना। और dt अपॉन dt में dt का मतलब क्या है इस वाले का, इसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, और इसका होगा उस चेंज को आने में लगा टाइम, और ये केडेस कांस्टेंट है एंड टी एवरेज बॉडी का एवरेज टेम्परेचर रहेगा। और इसको अपन ने यूज भी किया था, अपन ने क्वेश्चन भी किया था। आज आप एक और सवाल देखे ना, एक क्वेश्चन देखिए आप, देखना आप इसमें, इस क्वेश्चन को मैं लिखा हूं आपको ना लैंग्वेज में इसकी। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, an object cooled from 94 degree Celsius to 86 degree Celsius, 86 degree Celsius in 2 minutes, in 2 minutes. Okay, when room temperature is at 20 degree Celsius. Now, how long will it takes from 71 degree Celsius to 69 degree Celsius? This is the question. ध्यान दे एक बार के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप समझना इस चीज के बारे में क्या बोलना चाह रहा है आपको, कि आपको ये बोला हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली कितने टेम्परेचर पे रखा हुआ है, 94 के ऊपर, और 94 से वो डिक्रीज होके 86 पे आ गया 2 मिनट के अंदर। अब आपको यही निकालना है कि वही ऑब्जेक्ट जो होगा वो 71 डिग्री सेल्सियस से यहाँ तक आने में टाइम कितना लेगा, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। एंड द रूम टेम्परेचर इज गिवन 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा हर बार। तो एक काम कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं इसका ना, तो ये आप मान लो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की कहानी में कर रहे हैं, तो इस कहानी में आपको दिया हुआ है कि इसका टेम्परेचर जो है 94 से 86 पे आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 2 मिनट का है। इतना कूल होने में टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, 2 मिनट। अब यही ऑब्जेक्ट जो होगा आपको ये निकालना है कि 71 डिग्री सेल्सियस से जब 69 के ऊपर आएगा, कितने पे आएगा, तो कितना टाइम लेगा, तो ये टी मान लो आप, तो आपको टी का वैल्यू फाइंड करना है। और रही बात सराउंडिंग के बारे में, तो दैट इज गिवन, वो फिक्स है 20 के ऊपर। तो these are given data। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे। इक्वेशन नंबर 1 तो बनेगा इस वाली इक्वेशन से, इस चीज से, और इक्वेशन नंबर 2 बनेगा यहाँ से। अपन दोनों को रिलेट करेंगे और अपन टी निकाल लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे प्रोसेस को, जो फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है उसको आप यहाँ पे अप्लाई करिए एक बार के लिए। आप बताओ कि dt यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। बताओ चेंज कितना आ गया इसमें, चेंज यहाँ आ गया 94 से 86 का, तो चेंज कितना हो जाएगा, ये चेंज यहाँ पर आएगा 6 के आसपास ना, 6 आएगा। तो मैं इसमें इसकी वैल्यूज डाल रहा हूँ यहाँ पे, और 6 यहाँ पे आ जाएगा dt का वैल्यू। अच्छा, टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है ये, 2 मिनट, तो आप यहाँ पे लिखो 2 मिनट ही, ठीक है ना। रेशियो में ये कट जाएगा मिनट से मिनट, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, केडेस कांस्टेंट है। अच्छा, व्हाट इज द टी एवरेज, बताओ कि इस वाले है ना इंटरवल में जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहा। तो एवरेज निकालना आपको आना चाहिए कि यदि अपन यहाँ की बात करें तो टी एवरेज जो होता है वो होगा T1 प्लस T2/2, ये होता है। कहीं कभी आपको एवरेज निकालना हो, तरीका अपना ये रहेगा, तो 94 प्लस 86 बाई कितना आ गया आपका, 2 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 180/2 कितना आ गया आपका, 90 आ जाएगा, 90। तो जो एवरेज टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना मेंटेन हो रखा है, 90 के ऊपर, और माइनस टी नोट क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, जो कितने पर है, 20 के ऊपर है, ठीक है। अब चेक कर लिया यहाँ से अपना आएगा 3/1 मिनट, ठीक है ना, ये इससे कटेगा 3 बार ना, तो 3/1 मिनट इक्वल में आएगा k डेज इंटू 70,
दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये अपन ने फाइंड कर लिया जो आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए, इतना आपने निकाल लिया। अब अगेन आप एक काम करो कि सेम जो इक्वेशन है वो आप अप्लाई कर दो इस वाले है ना टाइम के लिए, इस इंटरवल के लिए। तो यदि मैं यहाँ की बात करूं तो अगेन मैं इसमें इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ एक बार के लिए। तो देखो dt कितना है, dt होता है उस बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज हुआ है कितना हुआ है। तो चेक करें 71 से कहाँ आ गई, हाँ 69 के ऊपर आ गई। तो चेंज कितना आया, ओनली 2 डिग्री सेल्सियस का। कितना आया है, 2 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर, 2 आएगा। अपॉन में टाइम कितना लग गया वो तो आपको निकालना ही है, तो लेट्स सपोज टाइम अपने t मान लिया। इक्वल में आएगा k डेज, k डेज कांस्टेंट सेम रहेगा, ब्रैकेट में आएगा t एवरेज। तो अब की बार ध्यान दें कि इस वाले ड्यूरेशन में एवरेज कितना है, तो आप यहाँ का एवरेज निकालिए। अच्छा यहाँ का एवरेज कुछ डिफरेंट आएगा, देख लो आप, ये आएगा 71 प्लस 69/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 140/2 मतलब कि 70 डिग्री सेल्सियस, ये आपका एवरेज आएगा। तो जो टी एवरेज अब की बार बनाएगा 70 बनेगा, माइनस जो टी नोट है वो क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है जो कि वो कांस्टेंट है 20 ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 20। इज इट क्लियर? अच्छा इसको अपन क्या रखेंगे, 50 k डेज, 50 k डेज। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ देयर आर 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। देखो यहाँ पे दो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 तो ये रही और 2 ये रही। अब इन दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, अननोन चीजें हैं, कौन कौन, k डेज और एक कौन, टाइम। तो अपन एक काम करें, इक्वेशन नंबर 2 को या 1 को आप 2 से डिवाइड कर दो। आप ये काम मैं थोड़ा डिसाइड कर रहा हूँ ना, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 कर दो आप। ऐसा करेंगे अपन तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 3/1 आएगा और अपॉन में क्या आएगा, 2/t आएगा। तो बेसिकली ये t मिनट में आएगा आपका, मिनट में मान उसको। तो देखो क्या बनेगा, ये अपना आ जाएगा 3/1 मिनट और अपॉन में क्या आएगा आपका 2/t मिनट, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, अब बात करें अपन राइट साइड के बारे में, इस साइड में, तो यहाँ पे देखो 70 से केडेज से केडेज कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 7/5, इतना आएगा। अब देखो इसमें मिनट से मिनट कट रहा है, पहली बात तो ये ओके। अब ध्यान दें इसको अपन और लिखिए तो आएगा आपका 3/1 इंटू t/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7/5, कितना आ रहा है। एक बार चेक कर ले कैलकुलेशन आप, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए आपके ना यहाँ पर कहीं पर भी, हाँ ठीक चल रहा है। तो अब देखो कितना आएगा ये, अभी अपन देखिए इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू 14/15, 14/15 कितना आ गया। और जो भी आपका ये आंसर आएगा वो किस में आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा मिनट के अंदर। तो आपका जो आंसर आ गया दैट इज 14/15 मिनट। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग मालूम पड़ रहा होगा आपको, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें आपको। तो ये आपका आंसर मिनट में आ गया। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू सेकंड्स देन सिंपली मल्टीप्लाई बाई 60 आल्सो। तो इसी का जो आंसर आपका सेकंड में आएगा वो कितना आएगा, 14/15 इंटू 60 सेकंड, है ना। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विथ, है ना, 60, ओके। अब देखो अब यहां से ये कितना आ गया, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो कितना आ रहा है ये, तो ये आपका आ जाएगा 56 सेकंड, 56 सेकंड। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। उतार लो इसको आप चेक कर लेना एक बार, जो कैलकुलेशन है ना वो अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन, है ना, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपन काम, है ना, सोल्व कर सकते हैं आराम से। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूला ये वाला है वो काम का रहेगा, तो इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान से इसको आप याद कर लेना। और इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसकी यूजेज है कि यहाँ पे टी एवरेज क्या है, टी नोट क्या है, यहाँ पे dt क्या है और जो स्मॉल dt वो चीज क्या है, तो ये भी आपको आना चाहिए। बिकॉज जब भी आप क्वेश्चंस को आप अप्रोच करोगे तो वहां पर वैल्यूज जो गिवन होगी आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। अब यदि आपको यही नहीं मालूम कि यहाँ पे टी एवरेज क्या है तो आप क्या पुट करोगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए आप देख लीजिए एक बार के लिए अच्छे से ना, एंड दिस विल बी आंसर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कर देंगे ना सोरा आराम से। अच्छा ये विजिबल है क्या पूरा आपको बोर्ड, हाँ ठीक है, दिख रहा है आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप नोट कर ले फटाफट से ना, और आज अपन थोड़ा आगे मूव करेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ओके। अब ध्यान दो, अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है वो रेडिएशन ही चल रहा है, रेडिएशन ही चल रहा है। क्योंकि अभी अपन ने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर जब बॉडी आपकी कूल डाउन हो रही है तो आपका हीट जो बाहर की ओर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग को, वो कौन से बेस से हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो इसी से हो रहा है ना,
है ना, देर इज ऑल्सो यूजिंग रेडिएशन। तो ये अपन पढ़ रहे हैं कि अब तक जो पढ़ रहे हैं पूरा जो भी इसमें पढ़ रहे हैं अपन, दिस इज कंप्लीट ऑल अबाउट रेडिएशन। अच्छा, इसी में अपना आगे थोड़ा मूव करते हैं। तो यहाँ पे 3-4 टर्म आएगी। अच्छा, पहले बोल दूंगा आपको कि आगे का जो लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर रहेगा, दैट विल बी थ्योरेटिकल। हाँ, थ्योरी पार्ट रहेगा, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना आप, और इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लिए ना, थ्योरेटिकल रहेगा। अच्छा भाई देखो, इसमें आगे अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पे 3-4 टर्म आएगी। तो फर्स्ट टर्म अपनी आएगी, वो अपनी आएगी रिफ्लेक्टेंस ना, रिफ्लेक्टेंस। ये स्पेलिंग देखो यार एक बार, रिफ्लेक्टेंस, आई होप कि सही होगी। कई बार ना स्पेलिंग गलत है भाई ना, यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, रिफ्लेक्टेंस। और एक अपन पढ़ने वाले यहाँ पर सेकंड टर्म जो पढ़ेंगे अपन, वो दैट विल बी एब्जॉर्प्टेंस, एंड थर्ड वन विल बी ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस, ये 3 टर्म है, थ्योरेटिकल टर्म तीनों ना। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, एंड ट्रांसमिटेंस क्या होता है, तो वो अपन सीखेंगे आज। इसके बाद में 3 टर्म और आएगी, उनके भी मैं यहाँ पे नाम लिख दूं एक बार के लिए। वो आपकी आएगी एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। उसके बाद में आपका आएगा एमिसिव पावर, एमिसिव पावर। और उसके बाद में एक और आएगा आपका एमिसिविटी, एमिसिविटी। ये 3 टर्म और पढ़ेंगे, और लास्ट में एक और टर्म पढ़ेंगे अपन, उसका नाम रहेगा ब्लैक बॉडी। हालांकि लास्ट में नहीं पढ़ेंगे अपन इसको, इसके बाद में पढ़ लेंगे। इन तीनों के बाद में एक और टर्म पढ़ेंगे अपन ब्लैक बॉडी के बारे में, कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो देयर आर सम टर्म्स, हाँ सारी थ्योरेटिकल रहेगी। 3 टर्म ये है, 3 ये है और एक वो है। तो कुल मिलाकर 7 टर्म्स है। ये 7 कॉन्सेप्ट जो अपने को पढ़ने हैं, सारे थ्योरेटिकल है। इनका जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज डेफिनेशन समझने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार के लिए। अभी अपन नंबर से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, पहले अपन देखते हैं इनके बारे में कि ये क्या होता है ना। ओके, तो ये बेसिक अपना अपने को आइडिया हो गई अपने को पढ़ना क्या है इसमें आज। अब देखो, रिफ्लेक्टेंस क्या होती है, या एब्जॉर्प्टेंस क्या होती है, या ट्रांसमिटेंस क्या होती है, इनको समझने के लिए आप एक काम करिए, आप एक डायग्राम बनाए यहाँ पर। ये मान लो कोई सरफेस है, ये मान लो कोई सरफेस है, जैसे मान लो ग्राउंड मान लो आप। ठीक है, अब वहां पर क्या हो रहा है, हीट फॉल कर रहे हैं अपन, सन से मान लो हीट आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट मान लो हीट का आ रहा है। ठीक है, ये मान लो अपना हीट आ गया Q, है ना, ये अपना हीट है। इसको आप बोल सकते हो इंसिडेंट हीट, इंसिडेंट हीट। तो ये जब हीट आपका सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, जब आपका हीट सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, तो इस हीट का कितना पार्ट कहाँ जाएगा, कि कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो देखो आप ध्यान देने के बाद के लिए कि जो आपका हीट फॉल हो रहा है, जो आपका हीट बॉडी पे फॉल हो रहा है, वह हीट यहाँ पे किन किन कामों में काम में आएगा, कहाँ कहाँ पर है ना कंज्यूम हो जाएगा, वो देखते हैं अपन। तो आप देखो, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, कि कुछ पार्ट जो होगा आपका वो वापस से, जैसे मान लो कि यहाँ पे हीट आ गया, कुछ भी ना, ये हीट आ रहा है। ओके, ये मान लो हीट यहाँ फॉल हो रहा है। अब इस हीट का कुछ पार्ट, है ना, पूरा पार्ट नहीं, कुछ पार्शियली पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक। तो जितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया उसको अपन बोलेंगे आर से, और आर का मतलब यहाँ पे होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट, रिफ्लेक्टेड हीट, ये बोल लो, या रिफ्लेक्टेड एनर्जी है ना। अच्छा, इसी हीट का, इसने पूरी जो आपकी हीट यहाँ फॉल हुई है, उसी हीट का कुछ पार्ट क्या होगा, ये बॉडी जो है, जो ग्राउंड जो है, सरफेस जो है, वो अपने आप में कंज्यूम कर लेगी। आपने देखा होगा कि अपन इसको टच करेंगे तो गर्म हो जाएगी। अभी गर्म हो रही है, मींस कि कुछ पार्ट इसने कंज्यूम कर लिया है। तो कुछ पार्ट है, मान लो कि ये एक वेव मान लो, एक रेडिएशन मान लो इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे ए। ये इसका नाम क्या होगा, एब्जॉर्ब हीट या एब्जॉर्ब्ड हीट। और इसी हीट में से कुछ पार्शियली पार्ट, कुछ पार्ट इसके हीट है ना, इस मीडियम के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा, और इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड पार्ट। इसका नाम क्या होगा, ट्रांसमिटेड पार्ट। तो पहली बात तो मैं सारी जो पॉसिबिलिटीज है वो चेक कर रहा हूं कि जब भी अपन यहाँ पे हीट फॉल करेंगे इसके ऊपर, तो उस हीट का कितना पार्ट कहाँ जा सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। जितना आपने हीट फॉल किया है, उस हीट का सर्टेन पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सर्टेन पार्ट जो होगा वो बॉडी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगी, और सर्टेन पार्ट जो होगा, कुछ पार्ट, वो ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब कि इस पूरी क्यू हीट जो है वो आपकी 3 कामों में काम में आ गई।
तीन जगह पे यूज में आ गई, कुछ पार्ट आर बन गया और कुछ पार्ट ए और कुछ पार्ट अपना क्या हो गया टी बन गया। तो यहाँ पे यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो आपका क्यू है, क्यू जो आपका है दैट इज टोटल हीट, टोटल हीट दैट शुड बी इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी। क्या मेरी बात सही है क्या? आर मीन्स रिफ्लेक्टेड हीट एंड ए मीन्स एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट एंड टी मीन्स ट्रांसमिटेड हीट। इट मीन्स कि कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ पर, कुछ पार्ट यहाँ पर, बट डेफिनेटली इनका सम तो क्या होगा क्योंकि बराबर ही होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं एक और काम करूं कि पूरे इक्वेशन को दोनों साइड में मैं डिवाइड कर दूं क्यू से। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बाय डिवाइडिंग क्यू बोथ साइड, दोनों साइड में। तो आप चेक करिए वहां पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा क्यू बाई क्यू और यहाँ पे बन जाएगा आर बाई क्यू, यहाँ आ जाएगा ए बाई क्यू और यहाँ आ जाएगा टी बाई क्यू, टी बाई क्यू। अच्छा भाई अब देखो क्यू अपॉन क्यू कितना होता है, 1 होता है। और चेक करो आप ये आर बाई क्यू क्या है, आर बाई क्यू है आपका रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड हीट टू टोटल हीट, और जो ए बाई क्यू का मीनिंग क्या होगा, रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब हीट टू टोटल हीट। ठीक है ना, तो ये आपको मालूम पड़ रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या एक बार के लिए कि 1 इक्वल टू ये आ गया अपना। अच्छा अब देखो इस आर बाई क्यू का एक अलग से नाम होता है, इस आर बाई क्यू का जो डेफिनेशन है वो एक अलग होता है ना। अच्छा ओनली आर क्या है, ओनली आर जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, जो ओनली आर है वो अपना क्या है रिफ्लेक्टेड पार्ट है। बट आर बाई क्यू क्या है, तो आर बाई क्यू को बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, है ना। देयर इज डिफरेंस, देयर इज माइनर डिफरेंस। आर जो है ओनली, जो कैपिटल आर है वो ओनली क्या है आपका, दैट इज ओनली रिफ्लेक्टेड पार्ट। बट आर बाई क्यू जो है ना टर्म, जो रेशियो है उसको अपन क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेंस। और वैसे ही आपका जो ए बाई क्यू आएगा उसका नाम होगा एब्जॉर्प्टेंस, और जो टी बाई क्यू है उसका नाम होगा ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस। तो जिन टर्म्स की अपन बात कर रहे थे स्टार्टिंग में अपने को ये पढ़ना है, तो दीज ऑल आर रेशियोज, ये सारे अपने आप में रेशियो है। और रेशियो सिंपल है कि कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया अपॉन पूरी हीट कितनी है, उस रेशियो को अपन क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेंस। सेम कहानी इसके लिए और सेम कहानी इसके लिए। अच्छा तो मैं एक काम करता हूं कि इसको मैं बोलता हूं स्मॉल आर, आर बाई क्यू जो रेशियो है उसका एक अलग से नाम क्या होता है, सिंबल क्या होगा स्मॉल आर, और इसका क्या नाम होगा स्मॉल ए, और इसका नाम होगा स्मॉल टी। एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। एंड हियर मैं आपको यहां लिखवा दूं कि जो अपना आर है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेंस एंड ए इज एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड टी इज ट्रांसमिटेंस। देखो यहाँ पे वर्डिंग पे आप ध्यान देना, बिल्कुल जो वर्डिंग है वो इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इतना जोर दे रहा हूँ हर बात के ऊपर कि आपको बोले कि ये कैपिटल जो आर है क्या वो रिफ्लेक्टेंस है क्या, तो वो रिफ्लेक्टेंस नहीं है, वो तो रिफ्लेक्टेड हीट है। बट जो आर बाई क्यू टर्म बनेगा, जो क्वांटिटी बनेगी, उस क्वांटिटी का नाम क्या होगा रिफ्लेक्टेंस। अच्छा तो यहां से अपने को मालूम पड़ गया ये वाली चीजें ना, आर प्लस ए प्लस टी इक्वल टू 1। और आप हमेशा याद रखना कि किसी भी बॉडी के लिए या किसी भी सरफेस के लिए ये कहानी हमेशा क्या होगी, सही होगी, ऑलवेज ट्रू। मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये है ना कुछ भी यहाँ पड़ा हुआ नहीं, फर्स्ट मान लो आप, अब यहाँ पर जो लाइट फॉल होगी उस लाइट का कुछ पार्ट आर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस लाइट का कुछ पार्ट ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी लाइट का जो कुछ पार्ट रहेगा वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि हर किसी सरफेस के ऊपर, मतलब कोई सी भी सरफेस मान लो आप, उस सरफेस के लिए ये कहानी हमेशा क्या है, सत्य है, ट्रू है। ठीक है ना, आर प्लस ए प्लस टी इक्वल टू 1। ओके तो इसको आप एक बार नोट कर ले, इसको आप नोट कर ले। और फिर मैं आपको थोड़ा लिखवाता हूँ इसके बारे में कि जो डेफिनेशन क्या होगा इसका। तो डेफिनेशन है, मैं आपको ओनली एक का लिखवा दे दूँ इसका, बाकी आप खुद बना लोगे आप कि जैसा डेफिनेशन इसका बनेगा वही इसका बनेगा, वही इसका बनेगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर ना, और फिर बनाऊंगा डेफिनेशन इसका। वैसे देखो आपको भी दिख रहा होगा कि डेफिनेशन क्या बनेगा इसका। जो डेफिनेशन बनेगा सिंपल बनेगा कि इट इज या रिफ्लेक्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड हीट टू टोटल हीट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। इसकी अपन बात करेंगे तो एब्जॉर्प्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब हीट टू टोटल हीट। ऐसे ही कहानी इसकी भी होगी। तो जो डेफिनेशन है वो अपने को यहीं से मालूम पड़ रही है। ठीक है ना, अच्छा चलो एक आधी बातें हम नोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो डेफिनेशन में आपको नहीं लिखवा रहा, आपको आप खुद समझिए इस चीज को ना कि रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द यूनिट्स, या बताओ मुझे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टेंस।
तो रिफ्लेक्टेंस जो टर्म है, जो क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या होगी, बताओ मुझे आप। जो रिफ्लेक्टेंस क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या होगी। अब आप चेक करिए रिफ्लेक्टेंस क्या होती है। पहले आप यहाँ पे थोड़ा गौर करिए आप कि रिफ्लेक्टेंस होता है स्मॉल आर। जो कैपिटल आर है वो ना नहीं होता, स्मॉल आर होता ना, और जो स्मॉल आर होता है वो कितना होता है आपका, आर बाई क्यू होता है। पढ़ लिया अपन ने आज ही। अच्छा, ये आर क्या है, हीट का अमाउंट है, रिफ्लेक्टेड हीट है, और ये भी क्या आपका हीट है। इट मीन्स कि जो ऊपर आ रहा है वो भी हीट है, और जो यहाँ आ रहा है वो भी हीट ही है। तो हीट बाई हीट दैट इज यूनिटलेस, दैट इज यूनिटलेस, क्योंकि ये भी जूल में है और ये भी जूल में है, तो दैट्स वाई दोनों कटेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस। कैसी है आपकी ये, यूनिटलेस है। अच्छा, अब आपको मालूम पड़ रहा होगा कि यदि आपका स्मॉल आर यूनिटलेस है तो आपका स्मॉल ए भी क्या होगा, यूनिटलेस होगा, और जो आपका स्मॉल टी है वो भी क्या होगा आपका, यूनिटलेस ही होगा। तो आप भले यार लिख लो यहाँ पे नोट डाल के, नोट डाल लिया आप एक बार के अंदर ही कि स्मॉल आर, ए एंड टी ऑल आर यूनिटलेस क्वांटिटी, और आर यूनिटलेस क्वांटिटीज। ठीक है, मालूम पड़ रहा है आपको, बिकॉज रेशियो आ रहा है, और रेशियो में ऊपर भी हीट आ गया, नीचे भी हीट आ रहा है, तो कैंसिल होके, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर आपको ना, ये उतार लिया आप फटाफट से, इसको उतार लिया। अच्छा, मैं आपसे पूछता, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टेड हीट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टेड हीट, तो उसका आंसर क्या होता है आपका, जूल। क्योंकि देखो हीट जो है, पहले कोई सी भी हो, वो किस में होती है, जूल में होती है, कैलोरी में होती है। तो ओनली आर जो है वो तो यूनिटलेस नहीं है, बट जो स्मॉल आर है वो क्या है, यूनिटलेस है ना। तो एक माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो टर्म्स जो है, जो लैंग्वेज जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको पूछता है रिफ्लेक्टेंस क्या है तो इस पे आप ध्यान दो, आपसे पूछता है रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या है तो आप इस वाले आर के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूं एक बार के लिए ना। अच्छा देखो, अब मैं डिफाइन करूंगा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ये आपने नाम सुना होगा, आई थिंक आप इससे फैमिलियर होंगे पहले से भी, बट देखते हैं कि ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, तो अब जो नया अपन पढ़ रहे हैं टर्म। अच्छा, ब्लैक बॉडी कोई क्वांटिटी नहीं है, ब्लैक बॉडी एक सिस्टम का नाम है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है ना, एक चीज का नाम है। तो ब्लैक बॉडी कोई क्वांटिटी का नाम नहीं है, ब्लैक बॉडी एक ऑब्जेक्ट का नाम है। अब सवाल ये आता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो होगा वो ब्लैक बॉडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलूं कि यूनिवर्स में, पूरे नेचर में कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती है। कोई सी मान लो आप, कोई सी भी बॉडी जो है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होगी। देखो पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका मतलब क्या होता है ना। ब्लैक बॉडी इज ए such body that neither reflect nor transmittance या transmitted, sorry, nor transmit the incident heat, है ना। या आप इसको सिंपल ऐसे बोल दो कि जो पूरी हीट को ओनली एब्जॉर्ब ही कर जाए, ना तो उसको रिफ्लेक्ट करे और ना ही उसको ट्रांसमिट करे। यदि अपन एक काम करें, जैसे मान लो कि एक बॉडी मान लो आप, ये एक बॉडी मान लो आप, ठीक है ना। अब मैं इसकी बात करूं, और यदि ये बॉडी का जो नेचर है वो ऐसा हो कि मान लो इसको हीट फॉल हो रही है, इसमें मान लो हीट फॉल हो रही है, ठीक है ना। और यदि जितना इस पे हीट फॉल हुआ है वो हीट ना तो ट्रांसमिट हो और ना ही वो रिफ्लेक्ट हो, जितना भी हीट आए वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, पूरा पूरा वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो उस केस में इस बॉडी का नाम क्या होगा, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी होने के लिए जो कंडीशंस है ये होती है कि आपकी जो बॉडी है ना ही तो वो आपकी रिफ्लेक्ट करे और ना ही आपकी वो ट्रांसमिट करे, जितना उस पर हीट इंसिडेंट हो रहा है, फॉल हो रहा है, उस कंप्लीट हीट को यदि वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो उस बॉडी का नाम क्या होगा, ब्लैक बॉडी। बट यदि अपन बात करें आइडियली, तो आइडियली ऐसा कोई बॉडी होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट तो बॉडी आपकी रिफ्लेक्ट भी करती है और कुछ ना कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट ही करती है, तो दोनों काम होते हैं। बट फिर भी अपन पढ़ते हैं ब्लैक बॉडीज के बारे में, है ना। दिस इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि फॉर ब्लैक बॉडी, कि ब्लैक बॉडी की जो प्रॉपर्टी में अपन लिखिए एक बार के लिए, फॉर ब्लैक बॉडी
जो आपका स्मॉल आर होता है वो कितना होना चाहिए, 0। अरे देखो एक बार के लिए कि आपका स्मॉल आर क्या होता है, आर बाई क्यू। अब क्यू तो क्या आपका जो हीट फॉल हो रहा है वो चीज है, बट यदि आपको चाहिए कि ब्लैक बॉडी बने वो, तो ब्लैक बॉडी के लिए रिफ्लेक्टेड पार्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 0 अपॉन क्यू कितना आएगा आपका, 0 आएगा। इट मींस कि ब्लैक बॉडी वाली केस में या ब्लैक बॉडी की सरफेस के लिए जो स्मॉल आर का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा स्मॉल टी भी कितना आएगा आपका, 0 आएगा, है ना। दिस इज ऑल अबाउट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बट अपने माइंड में आप सेव रखें कि कोई भी जो बॉडी है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा ओके, अब देखो यदि स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो गया और टी भी 0 हो गया, अच्छा ए कितना होगा, व्हाट इज द एब्जॉर्प्टेंस ऑफ ब्लैक बॉडी। अच्छा कई बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि इस ब्लैक बॉडी के लिए आर का वैल्यू कितना होता है और टी का वैल्यू कितना होता है ना। अब ध्यान दो, आर प्लस ए प्लस टी इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी 1, ये सबके लिए सही है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बोल सकता हूँ यहाँ पर इजीली कि स्मॉल आर भी 0 हो गया, ए पता नहीं कितना होगा, बट टी भी कितना है, 0 है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब कि ब्लैक बॉडी के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि आर भी 0 होगा, टी भी 0 होगा, बट जो ए का वैल्यू है वो कितना होगा, 1 होगा। दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक बॉडी, दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए कि ब्लैक बॉडी अपन किसको बोलेंगे। पहली बात तो दिस इज, है ना, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। और ब्लैक बॉडी के लिए जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है 0 होगा, जो ट्रांसमिटेड पार्ट है 0 होगा, और जो एब्जॉर्ब पार्ट है वो कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो ये स्मॉल आर 0 होता है, टी भी 0 होता है, ए इसका 1 होता है। तो क्वेश्चन यदि आपके आता है ना, कई बार नीट के एग्जाम में, नीट वाले एग्जाम में आपसे यही पूछ लेता है कि ब्लैक बॉडी के लिए कौन सा चीज सही है, तो दिस ऑल आर करेक्ट, दिस ऑल आर ट्रू फॉर ए ब्लैक बॉडी। ओके, अब देखो इतना आपको आइडिया है कि जो ब्लैक बॉडी है ना, वो पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था फेरी, FERY, फेरी। उसने ट्राई किया, उसने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जो ऑलमोस्ट क्या था, ब्लैक बॉडी के करीब था, या ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी की उसमें प्रॉपर्टी आ रही थी उसके अंदर, है ना। तो वो हालांकि इतना आपके है नहीं, बट अभी आप याद रखो कि एक साइंटिस्ट का नाम है फेरी, है ना, उसको बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो ये उसने एक बनाया था फेरी ने, हालांकि वो भी कंप्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं थी, बट वो ब्लैक बॉडी के काफी नियर थी, काफी करीब थी, 99% वो ब्लैक बॉडी बन चुकी थी वो, है ना। तो कभी बार ना ये सवाल भी आप याद रखना कि ब्लैक बॉडी जो है वो किसने मतलब बनाई थी, तो वो है फेरी नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। ओके, बट फिर भी आपके क्वेश्चन में यदि आपको ये बोलता है कि कोई बॉडी आपकी ब्लैक बॉडी है ना, कोई भी बॉडी आपकी ब्लैक बॉडी है, तो वहां पर आप ये चीजें आप काम में ले सकते हो कि उस बॉडी के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए आर भी 0 होगा, टी भी 0 होगा, और आपका ए इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। दीज आर सम बेसिक पॉइंट। तो आज अपन ने 4 चीजें पढ़ ली। पहले अपन ने क्वेश्चन कर लिया, न्यूमेरिकल कर लिया, वो न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद में अपन ने बात की थ्योरेटिकल वर्क ना, कि 3 टर्म पढ़ लिए अपन ने, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, एंड ट्रांसमिटेंस क्या होता है। उसके बाद में जो 4th टर्म पढ़ी है, जो 4th अपना सिस्टम पढ़ा है अपन ने, उसका नाम क्या है, ब्लैक बॉडी है, एंड दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, एंड देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो आपको याद करनी पड़ेगी इसके बारे में, ठीक है, ये आप याद करना। और नेक्स्ट क्लास में जो आपकी 3 टर्म और बच गई, कौन कौन सी, एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर एंड एमिसिविटी, ये अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में, है ना, आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ना अबाउट टू फिनिश, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ओके, और यदि आपको डाउट आ रहा है अभी भी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में, देन प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, बाय बाय।